मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, होप यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर। बेटा, आज के अपने इस लेक्चर में हम कवर करेंगे दो टॉपिक, एक ई इनवॉइसिंग और एक है हमारा एचएसएन कोड। एचएसएन कोड वाला अपडेट बहुत ही छोटा है, लास्ट का 1 मिनट जाएगा। पूरा सेक्शन हमारा ई इनवॉइसिंग को ही कवर करेगा। मेनली है ई इनवॉइसिंग का, ये न्यू चीज है, इसलिए बहुत रिसर्च करके आपके ये नोट्स बनाया है और इस नोट्स को आप कॉपी कर लेना। बहुत सारे रेफरेंस इसमें आपके नोटबुक का भी दिया गया है, क्योंकि मैं इस नोट्स में सारी वो चीजें कॉपी नहीं करना चाहता था जो सेम टू सेम मुझे आपकी बुक्स में से लेनी है। तो जो चीजें मैं आपको बुक्स में से मार्क कर रहा हूँ वो आप बुक में मार्क कर लेना, बाकी चीजें आप कहीं ना कहीं 1 पेज के 1.5 पेज के नोट से कहीं में लिख लेना। ना अपन चलते हैं सर, ई इनवॉइसिंग क्या है। यार, ई इनवॉइसिंग वाला जो अपडेट था ये मैंने चैप्टर के एंड में क्यों रखा, क्योंकि इसमें आपको पूरे चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए कि इनवॉइस क्या है, डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, ई वे बिल क्या है। तो पहले समझो, जीएसटी की पूरी लड़ाई क्यों लड़ी गई सर? किसके लिए सर जीएसटी की लड़ाई लड़ी गई? इनपुट के लिए। और इनपुट लेने के लिए आपको क्या चाहिए? इनवॉइस। और जीएसटी में इनवॉइस का मतलब क्या होता है सर? टैक्स इनवॉइस। समझे ना? इनवॉइस का मतलब क्या होता है? टैक्स इनवॉइस। तो यार, टैक्स इनवॉइस में प्रॉब्लम क्या थी कि यार आप जो टैक्स इनवॉइस बनाते थे उस इनवॉइस की डिटेल्स आप सरकार तक कब पहुंचाते थे? जब आप रिटर्न फाइल करते थे। और रिटर्न फाइल करने का टाइम था मंथली या फिर क्वार्टरली। तो 1 महीने बाद या पूरे क्वार्टर के बाद सरकार तक इंफॉर्मेशन पहुंचती थी, तो लोगों के पास बहुत टाइम था इस इनवॉइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए। लोग इनवॉइस बना के गुड्स भेजते थे, फिर जब गुड्स पहुंच जाते थे तो इनवॉइस कैंसिल कर देते थे। या फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जीएसटी में आई फेक इनवॉइसेस की। लोग फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे इनपुट कलेक्ट करने लग गए, इनपुट क्लेम करने लग गए। अब फेक इनवॉइसेस के बदले में करने लग गए, तो अब पिछले साल रूल चेंज हुआ कि नहीं, अब जब तक सामने वाला बंदा टैक्स पे नहीं करेगा तब तक आप इनपुट क्लेम ही नहीं कर सकते, इनपुट क्रेडिट लेजर में अमाउंट आएगा ही नहीं। तो चलो एक स्टेप लिया, फिर भी लोग गुड्स डिलीवर नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइसेस डिलीवर कर देते थे। तो बहुत प्रॉब्लम था। और इवन कुछ डीलर तो ऐसे होते थे, महीने महीने भर तक रोक के रखते थे। देखो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, मतलब क्या होता है रियल वर्ल्ड में कि एक डीलर है जो रिटेल का डीलर है। मैं आपको 2-3 बार ये बात बता चुका हूँ, अब इसका ई इनवॉइस से अपन कैसे जोड़ेंगे समझ में। एक डीलर है जो शॉपकीपर्स को भी माल सेल करता है, मतलब B2B भी सेल करता है और B2C भी सेल करता है। उसका B2C वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है। नॉर्मल कस्टमर्स को, ऐसे कस्टमर्स को जो बिल विल नहीं लेते, उससे 100,000 रुपए का माल खरीदते हैं, ऐसी उसकी डीलिंग बहुत ज्यादा है। तो वो शाना पता है क्या करता है, उसकी पूरे महीने में जितनी भी B2C की सेल होगी, गुड्स तो उन्होंने सेल कर दिया किसको? कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। वो बिल लेके गए नहीं, तो उसने देखा कि टोटल मैंने कितने का माल बेच दिया। मान लो उसने 20 लाख का माल किसको बेच दिया? ऐसे कंज्यूमर्स को बेच दिया। तो वो शाना क्या करता था, पूरे महीने के दिनों में 50-50 हजार के छोटे छोटे बिल बना के नॉर्मल डीलर्स को अपना इनपुट सेल कर देता था। होप आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि उसने माल तो बेचा कंज्यूमर को, पर उसको जो इनपुट है, कंज्यूमर से पूरे पैसे ले लिए, लेकिन कंज्यूमर को बिल बनाया ही नहीं। तो उसने है ना 18% का जो टैक्स था उससे 4% लेके किसी डीलर को भेज दिया कि ले बेटा, तो 18% क्लेम कर लेना, 4% मुझे ऊपर से दे दे। तो कितनी शानपति, मतलब ये फेक इनवॉइसेस जनरेट होने लग गए और इनपुट की ट्रेडिंग चालू होने लग गई। और सरकार को ये बात पता है, पर करे क्या? क्योंकि रिटर्न तो आप कब फाइल करोगे? मंथली या फिर क्वार्टरली। तो सरकार ने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए, क्योंकि उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, सरकार ने एक नया कंसेप्ट लाया, ई इनवॉइस। सर, ई इनवॉइस क्यों लाए? ये प्रॉब्लम तो ई वे बिल से भी तो सॉल्व कर सकते थे। ई वे बिल भी तो आप इसीलिए बना रहे हो कि आप किसी को गुड्स दे रहे हो, तो फिर ई वे बिल बनाओ। हाथ तो हाथ, बिना ई वे बिल के गुड्स जमाना नहीं होना चाहिए। अगर आपने ई वे बिल के सारे वीडियोस देख रहे हो तो आप अच्छे समझते हो, इवन बहुत ज्यादा समझते हो ई वे बिल के बारे में, सारी कहानी है। बेटा, ई वे बिल में भी कुछ लिमिटेशन है, इसीलिए ये वीडियो रोक के रखा था कि ई वे बिल के बाद ही पढ़ाया जाएगा। ई वे बिल में क्या क्या प्रॉब्लम है कि ई वे बिल के लिए खेद है। ई वे बिल में क्या प्रॉब्लम है कि पहला, ई वे बिल सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर गुड्स। सर्विसेज ई वे बिल में कवर नहीं होती। ई वे बिल किसके लिए है? ओनली एंड ओनली अबव 50,000 के गुड्स के लिए। तो वो जो डीलर है वो यही तो करता था,
पूरे महीने जो उसने छोड़ा छोड़ा थुड़की करके माल बेचा, उसका 20 लाख का जो माल था उसको पूरे महीने में स्प्रेड कर दिया। और बिल कितने का बनाना शाना? 50,000 से कम का, क्योंकि ताकि ईवे बिल नहीं बनाना पड़े। ईवे बिल नहीं बनाना पड़ेगा तो बैक डेटेड में क्या जनरेट कर रहा था? वो इनवॉइस जनरेट कर रहा था। अब सर ईवे बिल तो सिर्फ 50,000 से ज्यादा के लिए, कम वाले हैं ही नहीं। इसका मतलब सारे के सारे ट्रांजेक्शन, हेंस ऑल ट्रांजेक्शंस आर नॉट कवर्ड अंडर ईवे बिल। ईवे बिल में सरकार को रियल टाइम इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, पर बेटा सारे ट्रांजेक्शंस ईवे बिल में कवर्ड नहीं है ना, इसलिए उनको नई फैसिलिटी लानी पड़ी ई इनवॉइस की। अभी तक मैंने ये बताया नहीं कि ई इनवॉइस क्या चीज है, पर अभी हम ये समझ रहे हैं कि ई इनवॉइस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इनवॉइसेस का, टेक्स्ट इनवॉइसेस का मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता था, फेक इनवॉइसेस बहुत ज्यादा जनरेट हो रहे थे, इनपुट इधर से उधर गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा था, इसलिए इनको ई इनवॉइस लाना पड़ा इन सारी एक्टिविटीज को रोकने के लिए। लेकिन अभी मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया है ई इनवॉइस एंड ई वे बिल, तो मैं कंपैरिजन पूरा करके बता दूं। ये कंपैरिजन आपकी बुक में नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए है बस, कि यार ई वे बिल गुड्स को कवर करता है, 50,000 से ऊपर वाले को कवर करता है, सबको कवर नहीं करता है, इसलिए अपन को क्या लाना पड़ा? ई इनवॉइस। अब अगर आपको मान लो ई इनवॉइस आपने बनाया, कैसे बनाया सिखाएंगे। ई इनवॉइस अगर आपने बनाया और ई वे बिल भी बनाया, अब ई वे बिल गलत बन गया तो बेटा आपको, या ई इनवॉइस गलत बन गया, दोनों में से कोई एक चीज गलत बन गई, तो ई इनवॉइस गलत बन गया है तो पहले आपको ई वे बिल भी कैंसिल करना पड़ेगा और फिर ई इनवॉइस भी कैंसिल करना पड़ेगा। दोनों चीजें साथ साथ कैंसिल करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सर अगर आपने ई इनवॉइस बना ही दिया है, सारी चीजें आप ऑनलाइन लेने लगी गए हो, तो सर फिर ई वे बिल हटा दो ना सर, ई वे बिल की क्या जरूरत है? नहीं, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ई वे बिल में कवर होते हैं, ई इनवॉइस में अभी भी नहीं हो पाएंगे। कौन से? वो जो इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स थे ना, जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कवर किए जा रहे थे, जिसके लिए ब्रांच ट्रांसफर अपन बोलते हैं, जो कोई इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहा था, बस क्या हो रहा था, ब्रांच ए ब्रांच बी को गुड्स ट्रांसफर कर रहा था, तो वो गुड्स ट्रांसफर हो रहे थे डिलीवरी चालान में, सारे सेक्शंस आपने पढ़ लिए। तो डिलीवरी चालान वाली चीज के लिए तो अभी भी सिर्फ ई वे बिल ही बनेगा, ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। भाई जिसके लिए भी ई इनवॉइस है उसके लिए ई वे बिल बनाना मैंडेटरी, लेकिन जिस ऐसी कुछ चीजें अभी भी हैं जो सिर्फ ई वे बिल पे चल रही है, डिलीवरी चालान वाली चीज, उनके लिए ई इनवॉइस बनाना जरूरी नहीं है। तो भाई सार कोर क्या निकला भैया, कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कि टू कवर ऑल द ट्रांजेक्शन ई इनवॉइस इज इंट्रोड्यूस्ड। सारे ट्रांजेक्शंस को कवर करने के लिए और इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए ई इनवॉइस इंट्रोड्यूस किया गया। अब सर अब तो बता दो ई इनवॉइस है क्या, व्हाट इज ई इनवॉइस। तो चलते हैं पेज नंबर 8.17 पे, आप ही की बुक में, बुक हो तो प्लीज निकाल लो, नहीं तो मैं स्क्रीन पे ले लेता हूँ क्या। 8.17 ये रही आपकी मार्किंग जो आपको ई इनवॉइसिंग के बारे में समझाएगी। लेकिन पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं क्या होता है ई इनवॉइसिंग। बेटा जैसे नाम से ही लिख रहा है ई, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। सरकार ने एक नया पोर्टल बना दिया जिसको बोलने लग गए वो लोग इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब भाई इस पोर्टल के साथ टोटल 3 जीएसटी के पोर्टल हो गए। एक जीएसटी की मेन वेबसाइट जीएसटी पोर्टल, कॉमन पोर्टल जिसको अपन बोलते हैं, एक ई वे बिल का पोर्टल, और एक हो गया इनवॉइस रजिस्ट्रेशन। अब यार इंस्टीट्यूट ने साफ साफ क्लियर कर दिया, मतलब इतनी गहराई से नोट्स लिख दिए कि जो दूसरे यूट्यूबर भी नहीं समझा पाते। ई इनवॉइसिंग एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, इनवॉइस जनरेट करना नहीं है। आपको जो इनवॉइस जनरेट करना है वो नॉर्मली पहले जो आप करते थे वैसे करते रहो, लेकिन आपको उस इनवॉइस को इस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में भी रजिस्टर करना पड़ेगा। इट मींस ये किसकी तरह है, ये जो मैं पहले मेरे सारे बिल फाड़ के सारे बिलों का डेटा जब मैं रिटर्न फाइल करता था तब सरकार के पास पहुंचाता था, सरकार ने कहा कि साले तुम 1 महीने में मक्कारी करते हो, अब से तुम जैसे ही बिल जनरेट करोगे वैसे ही उसकी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करोगे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। वहां तुम इनवॉइस की डिटेल्स सेंड करोगे, उस डिटेल्स को फिर तुम
डिजिटली साइन करोगे, डिजिटली साइन करोगे तो हम उसका एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर देंगे जो उसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा, उसके ऊपर एक बारकोड चिपकाएंगे और वही बिल और वो जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा वो कहलाएगा आपका ई इनवॉइस। क्या कहलाएगा? ई इनवॉइस। मींस क्या प्रोसेस हुआ, वापस बोल देता हूँ, एंड में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई आप जैसे आपका इनवॉइस बनाते थे बनाओ। तो ये देखो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। आप कहोगे नहीं नहीं आपके इनवॉइस खत्म, अब से इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे डालना पड़ेगा, तो सर पागल हो गए हो क्या? हमारा तो स्टॉक ऑडिट होती है, हमारी बिलिंग तो कंप्यूटराइज बिलिंग है। कंप्यूटराइज बिलिंग है मतलब हम तो कमोडिटी सेलेक्ट करते हैं, उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, बिल अपने आप बन जाता है। तो इतना सारा हमारा जो डेटाबेस है, हमने जो हमारा खुद का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले रखा है, कस्टमाइज सिस्टम बनवा रखा है, तो वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में कहां से आएगा? हम तो हमारी कमोडिटी सेलेक्ट करते हैं, बिल अपने आप बन जाता है। सरकार कह रही है आप बनने दे, बनाओ तुम्हारा बिल। तुम जब बिल बना लो तो वो बिल की डिटेल्स तुम्हें यहाँ पे रजिस्टर करनी है। डिटेल्स हम बताएंगे किस फॉर्मेट में डालनी है, पूरा फॉर्मेट तैयार कर रखा है अपन ने। सारी डिटेल्स वहां डालो, उसको वेरीफाई करो, डिजिटली साइन करो। डिजिटली साइन करोगे तो सिस्टम बेस्ड इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वो उसके ऊपर प्रिंटेड आ जाएगा। एक बारकोड आएगा, क्यूआर कोड आएगा, सॉरी बारकोड नहीं क्यूआर कोड आएगा, ताकि कभी हमें स्कैन करना हो, वो नंबर कॉपी करना हो तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। 64 डिजिट का नंबर है, 64 डिजिट का नंबर कहां लिखने बैठेंगे? तो सर क्यूआर कोड दे दिया। अब सारे जीएसटी ऑफिसर्स के पास क्यूआर कोड रहेगा, क्यूआर कोड स्कैन किया, बार कोड स्कैन किया, नंबर अपने आप ही आ जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ही आ जाएगी। वो कहलाएगा आपका ई इनवॉइस। समझ में आया? तो देखो क्या लिखा हुआ है, ई इनवॉइसिंग इज नॉट जनरेशन ऑफ इनवॉइस बाय गवर्नमेंट पोर्टल। हाँ, जनरेट नहीं हो रहा है। Taxpayer will continue to create their GST invoice in their own accounting billing ERP system as per e-invoice schema। सर ये ई इनवॉइस स्कीमा क्या है? बेटा हमने रजिस्ट्रेशन पोर्टल में एक फॉर्मेट बनाया ना, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अब तुम तुम्हारे अकाउंटिंग बिलिंग ईआरपी सिस्टम्स को चेंज करवाओ। नहीं करवा रहे हो तो मत करवाओ, हमें तो हमारे स्कीमा के अकॉर्डिंगली, हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा। किसी कोई बड़ी पार्टी होगी जैसे आपका बिग बाजार, बेस्ट प्राइस, जो 1 घंटे के हजारों बिल फाड़ देती है, अगर उसको उन सारे बिलों को मैन्युअली पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़े तो कितना टाइम लग जाएगा? तो भाई उनको तो अपने अकाउंटिंग बिलिंग सिस्टम में चेंज लाना ही पड़ेगा, और उस बिलिंग सिस्टम को अपने ई इनवॉइस पोर्टल से लिंक कराना ही पड़ेगा, ताकि वो बिल फाड़े तो ऑटोमेटिकली डेटा अपलोड हो जाए कहाँ पे? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, और अपने आप ही ई इनवॉइसिंग हो जाए। क्या सर इसकी सुविधा है? हाँ बेटा, सरकार ने इसकी सुविधा दे रखी है। आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि कैसे आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल से कनेक्ट कर सकते हो और सारा डेटा अपने आप ही अपलोड हो जाए। इसकी दे रखी है सरकार ने सुविधा। आगे पढ़ेंगे। On such reporting, IRP will generate unique invoice reference number, digitally sign it, and return the e-invoice to the supplier. A GST invoice will be valid only with a valid IRN. भाई GST e-invoice कब वैलिड होगा? जब उसके ऊपर एक IRN 64 डिजिट का नंबर लिखा होगा तो ही। अब सर आगे पढ़ते हैं इस ई इनवॉइस में। अब आप होप आपको समझ में आने लग गया होगा कि बिल जैसे बनाते हो वैसे बनाते रहो, लेकिन बिल को आप अपलोड करो, रजिस्टर कराओ कहाँ पे? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। आगे बढ़ते हैं सर। सर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे सिर्फ बिल के लिए ही आना है कि और भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है? नहीं नहीं भाई, प्रेजेंटली इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स व्हेन इशूड बाय नोटिफाइड पर्सन आर कवर्ड अंडर ई इनवॉइस। तीनों चीज कवर कर दी उन्होंने। इनवॉइस भी कवर कर दिया, डेबिट नोट भी कवर कर दिया, और क्रेडिट नोट भी कवर कर दिया। सर फिर ई वे बिल? बेटा ई वे बिल तो जैसे बनता था वैसे बनेगा इसी, मतलब ई इनवॉइस भी बनेगा और ई वे बिल भी बनेगा। हाँ, लेकिन सरकार ने ये जरूरी सुविधा दे दी कि तुमने ई इनवॉइस बना दिया है तो उस ई इनवॉइस का ई वे बिल अपने आप ही बन जाए। ई वे बिल अपने आप बन जाएगा। कैसे? आगे चल के पढ़ेंगे अपन। अभी पहले एक चीज मैंने मार्क करी, यहाँ देखो क्या बोला, टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B और फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। क्या मतलब सर? क्या मतलब? बेटा समझो, मोदी जी का डिजिटल इंडिया का सपना है ना, वो जीएसटी वाले पीछे पड़ गए, उसको पूरा करके मानेंगे। तो ये ई इनवॉइस बहुत नाटकबाज चीज है।
पहले ही हमसे जीएसटी नहीं समझ रहा था, उसके इतने साले कंप्लायंस प्रोसीजर थे, अब तुम साले एक कंप्लायंस प्रोसीजर और ले आए, इनवॉइस को भी हैंड टू हैंड रजिस्टर्ड करो। ये तो कहाँ की माथा फोड़ी है सर, पिक्चर बना दी हमारी। तो सर क्या बोला उन्होंने, अरे रुक जा, ये ई इनवॉइस हम लाके मानेंगे, लेकिन अभी कंप्लीटली नहीं लाए। तो फिर सर कैसे लाए, कंप्लीटली नहीं लाए? तो क्या बोला कि हम इसको फेज्ड मैनर में, स्टेजेस बाय स्टेजेस हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी तो सिर्फ ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, उसके लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी आगे बताऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल कितना याद रख लो, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है उसके ऊपर एप्लीकेबल है, उसी को ई इनवॉइसिंग करनी है, बाकी सबको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी। छोटे व्यापारी अभी भी चलो धीरे धीरे आएंगे, तुम्हें भी पकड़ेंगे सालों हम, लेकिन रुक जाओ थोड़ा, हमारा ये ई इनवॉइसिंग चलन में आ जाने दो। अभी तो सिर्फ बड़े बड़े लोग जो सक्षम है, जिनके पास इतना कैपिटल है कि वो इन चीजों में लगा सके, वो लोग ही ई इनवॉइसिंग पे आएंगे, ठीक है। और किसके लिए, ओनली एंड ओनली B2B के लिए। सर B2C उसका तो ऑप्शन ही नहीं है, B2C ई इनवॉइसिंग में नहीं आएगा, सिर्फ कौन आएगा, B2B आएगा। मतलब 500 करोड़ से ज्यादा वाले भी सिर्फ B2B वाले ही क्या आएंगे, ई इनवॉइसिंग में आएंगे। B2C वाले इनवॉइसेस उनको जैसे नॉर्मल जनरेट होता है वैसे करते रहो, B2B वाले ही करने हैं। ओके, तो ये अब आई होप आपको ई इनवॉइस का फंडा समझ में आने लग गया। मतलब सरकार का एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे आपको आपके इनवॉइस उनके पोर्टल में रियल टाइम अपलोड करने हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, इसको अपन बोलते हैं ई इनवॉइसिंग। दोबारा चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। व्हाट इज ई इनवॉइस समझ में आ गया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। सर क्या बेनिफिट है ई इनवॉइसिंग के, पेज नंबर 8.17 से स्टार्ट है, 8.1718 में है, उन्होंने सारे बेनिफिट नहीं दे रखे, मैं आपको सारे बेनिफिट समझा देता हूं, आप इस 8.17 और 8.18 में पढ़ लेना, कोई नई बात नहीं मिलेगी, जो है वो समझ में आ जाएगी मेयरली रीडिंग से। सर पहला बेनिफिट, कर्ब ऑन टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन रुक गया ना, टैक्स की चोरी तो हो रही थी, क्या हो रही थी, वो हमारा डीलर फर्जी इनवॉइस बना बना के उनको दे रहा है, वो फर्जी इनपुट क्लेम कर रहा है, और कस्टमर से जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो पे ही नहीं कर रहे हैं, तो टैक्स की चोरी हो रही है। मतलब तुम कितना सरकार को बेवकूफ बना रहे हो, किस हद तक बेवकूफ बना रहे हो कि कस्टमर से तो टैक्स ले रहे हो पर सरकार के पास जमा नहीं करा रहे। तो वो सर फेक इनवॉइसेस की वजह से वो होता था, अब वो चीज कर्ब हो गई, अब तो ई इनवॉइसिंग पे आना पड़ेगा, फिक्स इनवॉइसेस पॉसिबल है ही नहीं, रियल टाइम इनवॉइसेस शेयर करने पड़ेंगे, बैकडेटेड इनवॉइस बना ही नहीं सकते। इनहेंस्ड एफिशिएंसी, हाँ सर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ना, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। कैसे, देखो इन्होंने पूरा जाल बुना, क्या जाल बुना कि पहले तुम ई इनवॉइसिंग बनाओ, ई इनवॉइसिंग से अपने आप ही आपने इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी ना, अब वापस से आपको ई वे बिल के पोर्टल पे जाके इंफॉर्मेशन अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपने ई इनवॉइस बनाया, उसी ई इनवॉइस से हम बना देंगे ई वे बिल, अपने आप ही बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन पे क्लिक करना है, बटन आएगा जनरेट ई वे बिल, अपने आप ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा, प्लस अब आपको GSTR1, सर GSTR1 किसका है, सेल का रिटर्न, जिसमें आप महीने के एंड में महीने के सारे बिल अपलोड करते थे, अब वो करने की जरूरत नहीं है, काय को पागल समझ रखा है क्या, रोज के बिल भी ERP में चढ़ाऊं और फिर उसके बाद वापस से मैं रिटर्न में भी फाइल करूं, नहीं, सारे बिल जो आपने ई इनवॉइस में रजिस्टर किए हैं वो सारे अपने आप ही एक्यूमुलेट होके GSTR1 में आ जाएंगे, तो इनका प्रोसेस कितना आसान हो गया। और डिटेल में बताऊं तो आपके सेल रिटर्न में GSTR1 में आ जाएंगे और सामने वाले के GSTR2A में भी शो होने लग जाएंगे, ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे उसको, जैसे इस डीलर को माल बेचा, ई इनवॉइस बना दिया, तो तेरे सेल के रिटर्न में भी दिख जाएंगे और इसके इनपुट क्लेम करने वाले परचेज के रिटर्न में भी दिख जाएंगे, इसको भी अपने आप डेटा आ जाएगा, इसको भी कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट सर अगला क्या है, ईज ऑफ कंप्लायंस। सर किसके लिए बेटा, ये तो हुआ टैक्स डिपार्टमेंट के बेसिस पे, और ये ईज ऑफ कंप्लायंस किसके बेसिस पे, हमारे टैक्स पेयर के बेसिस पे। सर कैसी ईज ऑफ कंप्लायंस कैसे समझो, पहले आपको ई वे बिल में भी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती थी और फिर उसके बाद GSTR1 में भी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती थी, दो इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती थी ना, अब वो क्या कह रहा है, और इकट्ठी डालनी पड़ती थी एक साथ, अब सरकार क्या कह रही है, एक बार बस ई इनवॉइस में इंफॉर्मेशन डाल दो, ई वे बिल हम बनाएंगे, GSTR1 हम अपने आप बना लेंगे,
अपने आप इंफॉर्मेशन उठा लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये तो क्या हो गया, ईज ऑफ कंप्लायंस। एक बार इनवॉइस रजिस्टर करने के बाद आगे कुछ भी नहीं करना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। देन आगे क्या कह रहा है, वही बात कि ईज ऑफ कंप्लायंस आई कहां से, सर ये इस ऑटो अपडेशन से ही तो आई। क्या ऑटो अपडेशन, ऑटोमेटेड अपडेशन ऑफ GSTR1, GSTR2A, 1 कौन सा, सेल वाला, 2A एंड 2B किसका, परचेज वाला, एंड ई वे बिल, सब कुछ अपने आप ही बन जाएगा। तो ये भी इसका क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ इनवॉइस एट द एंड ऑफ द, सारे इनवॉइस एक साथ बनाने में हमारे सिद्धार्थ भाई साहब की तो हालत खराब हो जाती है। क्यों, एंड के डे पे सारी पार्टीज अपने बिल देके जाती है, उसको सारे बिल्स GSTR1 में अपलोड करने पड़ते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये प्रोसेस अब क्या हो गया, एंड हो गया, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर हो गई, वापस से सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिडक्शन इन ITC वेरिफिकेशन इश्यूज। सर ITC वेरिफिकेशन इश्यूज मतलब, यार सामने वाले ने बिल नहीं चढ़ाया तो आप तो इनपुट पहले क्लेम कर लेते थे, फिर वो इनपुट का क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, वो भी चढ़ाया और आप भी चढ़ाओ, मैच होगा तो ही इनपुट पास होना होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये वाला झंझट ही खत्म हो गया, सामने वाले बंदे ने ERP में, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में ही डाल दिया, सॉरी ERP नहीं IRP में उसने डाल दिया, तो अपने आप ही आपको शो होने लग जाएगा, वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, उसके डालते ही आपके पोर्टल पे अपने आप शो हो जाएगा, वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम ही क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये 6 बेनिफिट्स हैं हमारे, गिनाने के 6 हैं, मैं तो एक ही कहूंगा सर, एक बार इंफॉर्मेशन डाल, बार बार शेयर करने की जरूरत नहीं, ई वे बिल और GSTR1 अपने आप बन जाता है, बाकी सारे आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो, आपको काम आ जाएंगे। अगला वाला जो टॉपिक है, डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन कवर्ड, अच्छा टॉपिक है, बारीक बारीक सी चीजें हैं, आपकी बुक में इतने अच्छे से नहीं समझा रखा, हमने एनालाइज करके उसकी समरी बना रखी है, तो सुन लो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट कवर हो रहे हैं, सर ये 3 कवर हो रहे हैं, ये कवर नहीं हो रहे, कौन कौन से 3, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के लिए ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान के लिए ई बिल बना ई इनवॉइस बनाने की जरूरत। होप आप बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान दोनों समझते हो। बिल ऑफ सप्लाई आपका कंपोजिशन डीलर वाला बनाता है, तो ये लोग ई इनवॉइस नहीं बनाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स कवर्ड नहीं है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स कवर्ड है। देन ट्रांजेक्शन, सर कौन कौन से ट्रांजेक्शंस कवर्ड है, तो ये बहुत शानदार, ये भी बुक में क्लियर कट नहीं दे रखा, आपके इस टेबल में आपको बहुत अच्छे से एनालाइज बन जाएगा कि B2B सारे कवर्ड होंगे, जब इनपुट ट्रांसफर होता है एक डीलर से दूसरे डीलर में। B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट वाले भी सारे कवर्ड होंगे, अगर आप गवर्नमेंट को पास ऑन कर रहे हो तो वो भी कवर्ड होंगे। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट के लिए भी ई इनवॉइस बनाना जरूरी है, और इसके अंदर रिवर्स चार्ज भी आ गया। मतलब आप ये मत कहना कि सर मैं तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर रहा, रिवर्स चार्ज है, सामने वाला टैक्स जमा कराएगा तो मैं ई इनवॉइस बनाऊं क्या, हाँ। अगर सेक्शन 9(3) आपको याद होगा, RCM, लिवाई ऑफ GST में सेक्शन 9 का 3rd सबसेक्शन, उसमें RCM में स्पेसिफिक कैटेगरीज को बोल रखा है आपको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो भी सप्लायर को ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। समझ में आया? सर कौन कौन सी चीज कवर्ड नहीं होगी, ये लोग B2C कवर्ड नहीं होंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कवर्ड नहीं होंगे जो एक हेडक्वार्टर से ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हैं, और रिवर्स चार्ज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई खरीद रहे हो तो आपके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है ना, अंडर सेक्शन 9(4), वो भी एप्लीकेबल नहीं। मतलब समझ लो, आप सप्लायर हो तो सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, आप तो परचेजर हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर है, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो ई इनवॉइस कहां से बनाएगा, उसके पास तो GST नंबर है ही नहीं, तो सर उसके भी यहाँ पे मुझे बनाना है क्या, नहीं, ई इनवॉइस कौन बनाएगा, सप्लायर बनाएगा, ठीक है, आपको बनाने की जरूरत नहीं। तो 9(3) पे यहाँ देखो, ये जो रिवर्स चार्ज वाला है, यहाँ लिख लेना प्लीज आप, अंडर सेक्शन 9(3), अंडर सेक्शन 9(3), इट मींस सर 9(3) पे ई इनवॉइस कवर हो रहा है, 9(4) पे ई इनवॉइस नहीं है। होप आपको सारी बातें समझ में आएंगी, बहुत धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, उदित जैसे लोग तो शायद 1.5 पे या 1.2 पे भी देखते होंगे इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, अगला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है टू हुम ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल। सर किसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, किसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, तो यार इसमें भी मैंने इतिहास खोज के निकाला है,
मैं 2-3 दिन से आपके नोट सर्च कर रहा था, बहुत सारी स्टडी करी, उसके बाद ये मिला है कि ये लो भाई, ये पॉइंट याद रखना है आपको। आपकी बुक में सिर्फ ये वाला नोटिफिकेशन गिवन है, मैं इसको पूरा इतिहास बताता हूँ। मीटिंग नंबर 35, 36, 37, 3 मीटिंग से जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें चर्चा चल रही है कि ई इनवॉइस लाना है, और उन्होंने कह दिया है, अनाउंस भी कर दिया, हम ई इनवॉइस लाएंगे और सबके ऊपर लाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लाएंगे, फेज बेसिस पे लाएंगे। तो सबसे पहला उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कब? 21 मार्च 2020 को, मार्च 2020 में क्या बोला कि 1 अक्टूबर 2020 आएगा ना, तब से जो लोग जिनका भी टर्नओवर 100 करोड़ है उन सबको ई इनवॉइस लाना पड़ेगा, उन सबको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। क्या बोला? मार्च 20 में, अक्टूबर 20 से, मार्च में अनाउंस कर दिया कि अक्टूबर से 100 करोड़ वालों को ई इनवॉइस करना पड़ेगा। फिर उनको लगा अरे नहीं यार, ये तो बहुत झमेले वाली चीज है, इतनी जल्दी इजीली बैठेगा नहीं हैबिट में। जैसे पेटीएम वालों ने भी आदत डाली, तो पहले खूब सारे कैशबैक कर करके आदत डाली ना, गूगल पे वालों ने तेज, जीपे वालों ने आदत डाली, तो खूब सारे गूगल कैशबैक दे दे के आदत डाली, और अब आदत क्या पड़ गई है, मैं जेब में कैश ही नहीं रखता, सबको जीपे 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 कर देता हूँ, अब आदत पड़ गई ना, अब वो मेरे को कैशबैक ही नहीं देते। सेम तरीके से इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये इतना आसान नहीं है, लोगों की हैबिट में लाना इतना आसान नहीं है, हर कोई इतना टेक सेवी नहीं है। तो उन्होंने 1 अक्टूबर आए उससे पहले ही एक और नया नोटिफिकेशन ले आया कि सॉरी हमसे गलती हो गई, 100 करोड़ बोल दिया, 100 करोड़ वालों की ताकत नहीं है, तो अब जो नए लोग हैं उनको 100 नहीं, लिमिट बढ़ा के 500 करोड़ कर दी। वही कि 1 अक्टूबर 2020 से किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये? जिनका टर्नओवर 500 करोड़ है उनके ऊपर है। ठीक है, ये उन्होंने कब कहा? जुलाई में कहा। ठीक है सर, अभी एप्लीकेबल है। अब नए नोटिफिकेशन आ गए हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में यही 31 अक्टूबर तक के ही सिलेबस नोटिफिकेशन कवर किए गए हैं। तो ये वाला नोटिफिकेशन है, फर्दर नोटिफिकेशन और आ चुके हैं। मैं आपको इंफॉर्मेशन बेसिस पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इंफॉर्मेशन बेसिस पे बता रहा हूँ कि नवंबर में उन्होंने नोटिफाई किया, अक्टूबर में जैसे ही लागू किया, फिर नवंबर में फिर पलटी मारी, साला आस्तीन के साथ बिन पहनने के लौटे इधर से उधर हो रहे। नवंबर में फिर से बोला कि देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 500 करोड़ वाले पे, जनवरी से वापस से कितने पे? 100 करोड़। 500 करोड़ वाले तो है ही सी, अब 100 करोड़ वाले भी किसके दायरे में आ जाएंगे? जनवरी से। और एक क्वार्टर 100 करोड़, अगले क्वार्टर में फिर से कितना आएंगे कि नहीं अब तो 50 करोड़ वाले भी क्या आ जाएंगे? ई इनवॉइस में आ जाएंगे। और थोड़ा टाइम नहीं होगा, एक तो क्वार्टर और बीतते ही देखना ये लोग क्या कहेंगे अब कि अब 5 करोड़ वाले भी, 1 करोड़ वाले भी, और धीरे धीरे फेज मैनर में सारे ही ई इनवॉइस में ले आएंगे। B2B के बाद B2C भी ई इनवॉइस में लाएंगे। देख लेना तुम लोग कि अब से आपको सारी चीजें रियल टाइम शेयर करनी पड़ेगी। और इसको मैं विजन बता दूं आपको, होगा क्या कि आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो बहुत सारे दुकानदार खाता बुक करके ऐप चलाने लग गए हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स आने लग गए हैं, खाता बुक, क्लियर टैक्स, अकाउंटिंग, बिजबी, ऐसे करके सॉफ्टवेयर आते हैं जो बिलिंग सिस्टम, स्टॉक टेकिंग वगैरह। तो वो सारे लोग इस ई इनवॉइसिंग का ख्याल रखते हैं। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बिठा के ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि भाई जो बिल भी अरेंज कर दे, बिल भी बना दे, और बिल के बाद साथ साथ डायरेक्टली कहाँ पे पहुंचा दे? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे भी इंफॉर्मेशन पहुंचा दे। तो देखना जैसे ही ये काम आएगा तो ये खाता बुक वाले ये डायरेक्ट ये काम करने लग जाएंगे। और अब से हर दुकानदार, जब जब ये कंप्लीटली ये चीज अप्लाई हो जाएगी तो देखना हर दुकानदार ऐप से ही बिल बनाएगा, आपका नंबर लेगा, हाथों हाथ बिल आपको शेयर कर देगा व्हाट्सएप पे या किसी और तरीके से। इसी तरीके से अब बिलिंग होने लग जाएगी। वहीं पे मोबाइल पे कनेक्ट करेगा। आप लोगों ने देखा होगा होटल में, रेस्टोरेंट्स में अब वेटर भी ऑर्डर लेने टैब लेके आते हैं, टैब लेके सेलेक्ट करते हैं डिशेस। तो यही होगा, वो दुकानदार भी टैब लेके बोला क्या खरीदा क्या खरीदा क्या खरीदा, बटन क्लिक करेगा, इनवॉइस भी जनरेट, और ई इनवॉइसिंग, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP में भी पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं सर 500 करोड़ का टर्नओवर कब? तो देखो बहुत अच्छी बात बोली, टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, एवरेज टर्नओवर या लास्ट ईयर का टर्नओवर ऐसा नहीं बोला, इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द लीवाई ऑफ जीएसटी। जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से लेके किसी भी ईयर में अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ है तो आपको भाई जीएसटी ई इनवॉइस जनरेट करना है। जीएसटी कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से।
इसका मतलब डेट इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1718 टू 1920, 1718, 1819, 1920। 3 सालों में किसी भी साल में आपका टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस हो गया है तो आपको 2021 में, है ना, 1 अक्टूबर 2020 से ई इनवॉइस जनरेट करना है। अब अगला टॉपिक किसको करना है ये तो समझ लिया अपन ने, किसको नहीं करना, टू हुम ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल। इसमें आपकी बुक्स में ही बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, तो डायरेक्ट वापस बुक पे चलते हैं अपन चलते हैं पेज नंबर 8.20 पे, तो किस किस के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। ये रहा आपका, ये पेज पढ़ना है आपको। To whom e-invoice is not applicable. Following entities are exempt from mandatory requirement of e-invoice. इनको नहीं करना, भले ही इनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो तो भी इनको नहीं करना। कौन? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज वाली यूनिट्स, जो यूनिट सेज में है उनको नहीं करना। इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इनको भी नहीं करना। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, इनको भी नहीं करना। सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, मतलब हमारे रेलवेज और बाबू ट्रेवल्स, इनको भी नहीं करना। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स, मतलब हमारे सिनेमा हॉल वाले, मल्टीप्लेक्स वाले, आपने पीवीआर वाले और फन सिनेमा वाले, इनको भी नहीं करना। भले इनका टर्नओवर, क्योंकि ये कोई टिकट, कोई पिक्चर देखने आएगा वो कहाँ ये बिल देंगे, इनवॉइस जनरेट करेंगे, इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेज इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, और पांचवा आपका सिनेमा हॉल वाले, इन लोगों के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, भले ही इनका टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज्यादा क्यों ना हो। और फिर अगले पेज पे लाइन लिखी हुई है कि भाई जो यूनिट्स सेल्स के अंदर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, उनके ऊपर एप्लीकेबल, लेकिन जो सेल्स का डेवलपर है उसके ऊपर तो एप्लीकेबल है। ये अगले पेज पे लिखी हुई है, दिखा देता हूं, फिर तुम बोलो कहां लिखी। ये रहा, सेल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है पर सेल्स डेवलपर के ऊपर एप्लीकेबल है। वापस चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये सीख लिया, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये सीख लिया। चीजें आपको याद रखनी है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, नई चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन जरूर आएगा ई इनवॉइसिंग के ऊपर। मेरा इंट्यूशन कहता है, अंतर्यामी नहीं हूं, आए ना आए आपका नसीब, ठीक है। देन अगला टॉपिक क्या है सर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, पेज नंबर 8.24 पे सारी बातें लिखी हुई है, मैं ऐसे ही वर्बली बोल देता हूँ, आपके पास बुक होगी देख लेना, कि हर बिल जब डिजिटली साइन होगा तो उसके लिए एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाएगा, जो उसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। हर डॉक्यूमेंट का एक नंबर तो होना ही चाहिए, तभी तो पता पड़ेगा कौन सा डॉक्यूमेंट है, किसने इशू किया, किसको इशू किया, तो ये उसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर कहलाएगा। 64 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर हो, 64 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स भी होंगे नंबर्स भी होंगे, 64 डिजिट का होगा, ठीक है। और ये जो 64 डिजिट होंगे, ये आपकी बुक में नहीं बता रखा, ये भी मैंने ढूंढ के निकाला है, तो मैं क्रेडिट जरूर लूंगा कि बेस्ड ऑन आपका जीएसटी, कौन से फाइनेंशियल ईयर में इशू हुआ है, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, मतलब इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, क्या है, और इनवॉइस नंबर क्या है। इनवॉइस नंबर क्या है, मतलब इनवॉइस नंबर आपको डालना पड़ेगा, क्या इनवॉइस नंबर, आपको तो रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो उसके बेस पे आपका ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। इनवॉइस नंबर जनरेट हुआ है, रेफरेंस नंबर आईआरएन जनरेट हुआ है, तो ही ये वैलिड ई इनवॉइस है, बिना आईआरएन के वैलिड ई इनवॉइस नहीं माना जाएगा। आपको मैं 64 कैरेक्टर का ये नंबर बता दूं, तो नंबर 8.24 पे सारा ज्ञान दे रखा है इसका। तो चलो भाई पेज नंबर 8.24 पे, फॉर्मेट भी दिखा दूं बेटा, ये रहा ई इनवॉइस का फॉर्मेट, आपकी बुक में आपको और ज्यादा अच्छे से दिखेगा, देख लेना पेज नंबर 8.22 पे, ई इनवॉइस का फॉर्मेट है, आईआरएन नंबर भी यही होता है, इसमें एक जगह आईआरएन नंबर, ये रहा आईआरएन नंबर, और ये इसका क्यूआर कोड, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये आईआरएन नंबर इस क्यूआर कोड में एम्बेडेड होता है, इसको स्कैन करोगे आईआरएन नंबर अपने आप आ जाएगा, ठीक है।
ये रहा भाई, 64 डिजिट गिन लेना। ये आपका एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेट एंड प्रोसेस। तो यार बेटा, इसमें आपको ये पेज नंबर 8.23, 24, 25 और 26 ये टॉपिक्स आपके इन पेजेस में लिखे हुए हैं। मैं एक बार आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, उस प्रोसेस के बाद अपन इन पेजेस पे भी चलेंगे, क्या लिखा हुआ है देखेंगे। समझो, हर बंदा अपना अपना इनवॉइस जनरेट करता है। कोई सॉफ्टवेयर से करता है, कोई हाथ से बनाता है, किसी का क्या फॉर्मेट होता है, किसी का क्या फॉर्मेट होता है। अपन ने पिछले लेक्चर्स में देख लिया कि सरकार ने मैंडेटरी फील्ड्स बता रखी है, 16 चीजें बता रखी है कि ये 16 चीजें आपके इनवॉइस में होना चाहिए। कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कौन सी ऊपर, कौन सी नीचे, कौन सी बोल्ड, ये सब आप डिसाइड करते हो। किसी का काला पेपर, किसी का नीला पेपर, किसी का गुलाबी पेपर, किसी का हरा पेपर, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। बिग बाजार में जाओगे अलग फॉर्मेट है, बेस्ट प्राइस में जाओगे अलग फॉर्मेट है। तो यार सबका अलग अलग फॉर्मेट है, और ये सारे फॉर्मेट को अगर आपको मशीन रीडेबल बनाना है, तो मान लो टैली का जो सॉफ्टवेयर, टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू जो इनवॉइस जनरेट हुआ, उसको आपको मशीन के रीडेबल में बनाना है, तो दोनों के बीच में कनेक्टर चाहिए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो इससे इंफॉर्मेशन उठा के उसमें इंफॉर्मेशन फिट कर सके। ऐसा कोई एक सॉफ्टवेयर तो है नहीं, लगभग 300 से 400 सॉफ्टवेयर हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो इनवॉइस जनरेट करते हैं। अब सबके लिए कनेक्टर बना पाना, सबको मशीन रीडेबल बना पाना बहुत मुश्किल है। तो सरकार ने तो क्या कहा, अरे तेल लेने गया तुम्हारा फॉर्मेट, हम तो हमारा एक फॉर्मेट इशू कर देते हैं, जिसको बोलने लग गए ई इनवॉइस स्कीमा। सरकार जब किसी भी फॉर्मेट को डिनोट करती है तो उसको बोलती है स्कीमा के नेम से। तो क्या बोला, ई इनवॉइस स्कीमा। उन्होंने अपना एक फॉर्मेट बना दिया कि ये सारी इंफॉर्मेशन ई इनवॉइस में होनी चाहिए। इसमें से 75% चीज मैंडेटरी है, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब मैक्सिमम चीजें मैंडेटरी है, इतनी इंफॉर्मेशन डलनी चाहिए तो ही इनवॉइस जनरेट होगा, और कुछ चीजें ऑप्शनल है, नहीं भी होगी, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो खाली छोड़ दो उसको। ठीक है, तो ये उन्होंने फॉर्मेट बना दिया। अब क्या करेंगे लोग, जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाले हैं ना, इन लोगों ने क्या करा, सरकार तो अपना बताएगी, तुम्हारा किसी का थोड़ी अपना है, क्योंकि तुम तो बहुत सारे हो, सरकार एक है, तो सरकार ने अपना फॉर्मेट बना दिया ना। अब ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस करेंगे और अपने फॉर्मेट को मोल्ड करेंगे इनके फॉर्मेट के हिसाब से। तो अगर कोई दुकानदार पुराना कोई सॉफ्टवेयर चला रहा है तो उसका अपडेट आ जाएगा, वो अपडेट डाउनलोड करें। अब उसका बिल भी कैसे बनने लगेगा, अपने आप इसी फॉर्मेट में बनने लगेगा, और अपने आप ही डेटा अपलोड होने लगेगा आईआरपी में। ये सॉफ्टवेयर वाले बहुत टेक सेवी होते हैं, ये इस बात का ख्याल रखते हैं, और ये लोग एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट करके दे देते हैं, जो रिपोर्ट आप उस सरकार की वेबसाइट पे अपलोड कर दो, अपने आप ही सारी डिटेल्स अपने आप वहां पहुंच जाएगी। मतलब देखो, इसीलिए तो 500 करोड़ वाले पे, 100 करोड़ वाले पे एप्लीकेबल है कि भाई छोटे मोटे लोगों की बस की बात नहीं है, आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो सॉफ्टवेयर सारा काम कर देगा। अब हमारे बूढ़े बुढ़ाओ दुकानदारों को ये सॉफ्टवेयर चलाने थोड़ी आते हैं, तो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उनको एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है, इसलिए भैया वजन आता है। तो भाई जिसका 100 करोड़ 500 करोड़ का टर्नओवर होगा, उनके पास तो ऐसे अकाउंटेंट भरे बैठे होंगे, तो आपके पास तो सॉफ्टवेयर भी होगा, तो आप तो ई इनवॉइस पे इजीली आ सकते हो। तो ये बोला उन्होंने ई इनवॉइस स्कीमा। फिर यार इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, मैंने बता दिया क्या पोर्टल है, उन्होंने एक सेपरेट पोर्टल बनाया, ई वे बिल का सेपरेट पोर्टल है, उसकी लॉगिन आईडी सेपरेट होती है, ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन का सेपरेट पोर्टल है, इसकी लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग होता है। तो साला अब मैं, अगर मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूं, तो मेरे को 3 लॉगिन आईडी पासवर्ड याद करने पड़ेंगे, एक कॉमन पोर्टल का, एक ई वे बिल पोर्टल का, और एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का। हाँ, काम भले आसान हो जाएगा, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे इनवॉइसेस चढ़ा दो, ई वे बिल अपने आप बन जाएगा और रिटर्न अपने आप क्रिएट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ई वे बिल कुछ और चीजों के लिए भी बनता है, डिलीवरी चालान के लिए, तो वहां भी जाना तो पड़ता ही है। और जीएसटी कॉमन पोर्टल में तो मनमान काम होते हैं, रिटर्न्स के सिवा बाकी सारे सब काम वही होते हैं, तो उसका भी जाना तो वहां पड़ता ही है, कोई काम आसान हुआ नहीं, 3-3 गुना काम बढ़ गया एक तरीके से हमारा। फिर डिजिटली साइन इनवॉइस। सर आईआरएन के बाद जब आईआरएन जनरेट होगा ना, तो आपको वो फाइल डिजिटली साइन करनी पड़ेगी, डिजिटल सिग्नेचर डालना पड़ेगा उस पर, तब जाके क्यूआर कोड जनरेट होगा। ठीक है, फिर क्यूआर कोड जनरेट होगा। सर एक क्यूआर कोड भी है और एक डायनेमिक क्यूआर कोड भी है, दोनों में क्या फर्क है, ये आपका इस पेज नंबर 8.26 में अच्छे से पढ़ा रखा है, वहां चलते हैं। और एक है कैंसिलेशन एंड अमेंडमेंट।
ये भी आपका पेज नंबर 8.23 पे है, इसको तो मैं पढ़ा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। कैंसिलेशन अमेंडमेंट क्या कहता है कि सर ई इनवॉइस कैंसिल हो जाएगा, अमेंड गलत चला गया कैंसिल कर दो, नया बना, अमेंड नहीं कर देंगे। आपका मान लो गलत बन गया ई इनवॉइस, आपने ई वे बिल भी बना दिया, तो गलत इनवॉइस का गलत ई वे बिल बन गया, तो ई वे बिल भी कैंसिल करो, ई इनवॉइस भी कैंसिल करो। एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है, इतने टाइम में आप कैंसिल कर सकते हो। ई वे बिल का तो 24 आवर्स है, इसका टाइम लिमिट बता नहीं रखा, देखते हैं बुक में भी नहीं बता रखा, शायद मैंने देखा कि कितना है, उतने टाइम पीरियड में आप इसको कैंसिल कर सकते हो और नया बना सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपन है 8.23, 24, 26, 26, 23 पे। ये रहा ई इनवॉइस स्कीमा। ये सारी चीजें जितने भी इसमें लिखी हुई है ये मैंने समझा दिया आपको, आप पढ़ लेना। इन्होंने भी वही बात है कि मोर देन 300 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, हम कहाँ कहाँ कनेक्शन जोड़ते फिरेंगे, तो आप लोग, हमने बना दिया स्टैंडर्ड, आप अब ये लोग फॉलो कर लेंगे। और इवन मैंने अभी एक दो सॉफ्टवेयर ऐसे भी देखे कि जिसमें अब बटन ही आने लग गया ई इनवॉइस जनरेट करने का। आप सॉफ्टवेयर में बिल बना दो, बिल बनने के बाद ई इनवॉइस के बटन पे क्लिक करो, उसने इंटीग्रेट कर रखा है, उसने वेबसाइट से, वेबसाइट अपने आप ही ई इनवॉइस जनरेट करके आपको दे देगी, कुछ और करने की जरूरत। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इसमें इन्होंने तो 10 पोर्टल दे रखे हैं, गेल सबको ने 10 पोर्टल बनाए तो है, पर एक्टिवेट अभी सिर्फ एक वाला ही है, ई इनवॉइस 1 gst.gov.in, यही वाला अभी एक्टिवेटेड है, मैंने डाल के देख लिए बाकी सारे। ई इनवॉइस नंबर हम पढ़ चुके हैं, अगला चलते हैं। ध्यान सारा दे रहा हूं, जितना देना चाहिए उससे कहीं ज्यादा दे रहा हूं, टेंशन मत लेना। ओवरऑल वर्क फ्लो ये मैं समझा चुका हूं आपको, इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस सप्लायर एंड इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, कि भाई कैसे फ्लो करेगा, पहले इंटरेक्ट करोगे, आप सारी चीज अपलोड करोगे, इंटरेक्शन बिटवीन ईआरपी एंड डीएसटी ई वे बिल सिस्टम, फिर ईआरपी में जो ई इनवॉइस बनेगा वो ई वे बिल बना देगा, फिर भाई फिर वो रजिस्टर वहां कॉमन पोर्टल पे भी जाएगा, वहां भी बना देगा। अदर पॉइंट्स ये आखिरी में पढ़ेंगे, अदर पॉइंट 26 पे आ जाते हैं। क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड एंड डायनेमिक क्यूआर कोड, दोनों में क्या फर्क है, चलो पढ़ते हैं। बेटा गौर से सुनना, क्यूआर कोड एंड डायनेमिक क्यूआर कोड में क्या फर्क है, दोनों ही बिल्कुल ही एक दूसरे से विपरीत है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। क्यूआर कोड तो हमारे ई इनवॉइसिंग की प्रोसेस का एक पार्ट है, कि आप इनवॉइस की डिटेल्स डालो, फिर डिजिटली साइन करो, एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर रजिस्टर जनरेट होगा, और सरकार खुद उसके पोर्टल से उस इनवॉइस रजिस्ट्रेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर का, आईआरएन का एक क्यूआर कोड जनरेट कर देगी, जो आपके बिल में प्रिंटेड होगा। आप जो बिल प्रिंट करोगे उसमें ये क्यूआर कोड प्रिंटेड रहेगा। सर इससे क्या फायदा होगा, इस क्यूआर कोड में आपका ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर एम्बेडेड रहेगा, तो क्या है, ये इजीली रीडेबल रहेगा। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो रास्ते में ई वे बिल वगैरह चेक करते हैं, नाके पे खड़े रहते हैं, जहाँ पे इंटरनेट वगैरह नहीं चलता है, वहां पे इनके पास ऑलरेडी एक ऑफलाइन यूटिलिटी होगी, इनके पास स्कैनर होंगे, उस स्कैनर से ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और इनके पास इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी कि ये वैलिड है कि नहीं। सर क्या जरूरत है इंफॉर्मेशन आने की, वो दिख तो रहा है उसमें, इनवॉइस में सब लिखा हुआ तो है। अरे भाई इनवॉइस तो प्रिंटेड है, फिजिकल कॉपी है, वो फिजिकल कॉपी तो आप फेक जनरेट कर सकते हो। आपने सरकार को इंफॉर्मेशन कुछ और बताई हो, प्रिंट करके कुछ और ले जा रहे हो, वो तो आपके ऊपर है। तो ये क्यूआर कोड देखते ही, क्यूआर कोड स्कैन करते ही उनके पास ऑटोमेटिकली उनका बिल दिखने लग जाएगा सिस्टम पे, जो आपने गवर्नमेंट को बताया है, और फिर वो लोग वेरीफाई करेंगे कि हाँ आप जो माल ले जा रहे हो बिल्कुल करेक्ट ले जा रहे हो, फेक इनवॉइसेस पे माल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए एक क्यूआर कोड जो उस ई इनवॉइस का क्यूआर कोड है, हर इनवॉइस के लिए सेपरेट इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा, आईआरएन सेपरेट होगा, और आईआर सेपरेट क्यूआर कोड जनरेट होगा जो उस बिल के ऊपर प्रिंटेड। तो ये तो हुआ पर्पस किसका, क्यूआर कोड का, कि सर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हैंडी हो जाएगा, जहाँ पे नेट चले ना चले उनको काम आ जाएगा भाई। अब सर डायनेमिक क्यूआर कोड क्या है, अरे फोकट का फैंसी वर्ड इन्होंने यूज कर रखा है,
ये डायनेमिक क्यूआर कोड मतलब कौन से वाले, वो आपके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का क्यूआर कोड लगा रहता है ना हर दुकान पे। तो इन्होंने कहा भाई साहब 1 दिसंबर से जिसका भी 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, कब से, 1 दिसंबर से जिसका भी 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है वो अपने बिल पे ये क्यूआर कोड मेंशन करके रखे। सर इससे क्या होगा क्यूआर कोड मेंशन करने से? अरे सर डिजिटल पेमेंट हो जाएगा। कस्टमर उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उसके ऊपर मर्चेंट का नाम और वो आ जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो यार गूगल पे तो सब करते हो, मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि सर वो स्कैन करेंगे, दुकान का नाम आ जाएगा, बैंक डिटेल्स अपने आप आई जाएगी, बस आपको तो अमाउंट डाल के एंटर करना है, अमाउंट डाल के एंटर करा, एक बार में पेमेंट हो गया। मैं अक्सर अब गूगल पे ही करता हूँ, कैश तो मैंने निकालना ही छोड़ दिया है, स्कैन किया और पेमेंट किया। तो वो है डायनेमिक क्यूआर कोड। आपको डेट याद रखनी है बस कि 1 दिसंबर 2020 से जिसका भी टर्नओवर 500 करोड़ से है उसको भी अब बिल पे डायनेमिक क्यूआर कोड बनाना पड़ेगा जो बैंक डिटेल्स है। अब वॉलेट वगैरह ये प्रोवाइड करते ही हैं, गूगल पे, फोन पे और आपका पेटीएम ये अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। ठेले वालों पे ही लगा रहता है, 500 करोड़ तो बहुत ऊंची फेंक दिया आप लोगों ने जीएसटी वालों। छोटे छोटे ठेले वालों के पास भी अब ये क्यूआर कोड है। जीएसटी ने तो इतना कहा कि आपके बिल पे मेंशन होना चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और मेरे हिसाब से सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए लगभग लगभग। एक छोटा सा अदर पॉइंट्स का टॉपिक बाकी है, वो पढ़ते हैं। नहीं एक टॉपिक और बाकी है, ये पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, 15 मिनट और ज्यादा। अगला टॉपिक है यार, देखो इन्होंने ई इनवॉइस के बारे में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मिली थी, मैंने चिपका दी। ई एन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ई इनवॉइस इज एन इनवॉइस दैट इज इशूड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड, प्रोसेस्ड एंड स्टोर। सॉरी अंडरलाइन ढंग से नहीं हो रही, रिसीव भी, प्रोसेस भी और स्टोर भी। स्टोर भी साला कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकली करने की जरूरत ही नहीं है, पेपर भी बच गया आपका, सेव अर्थ से सेव प्लेनेट वाला भी बात हो गई इसमें। यूजिंग स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कौन सा है हमारा? ई इनवॉइस का स्कीमा। ई इनवॉइसेस आर डिजिटल थ्रू आउट द एंटायर लाइफ, डिजिटली रहते ही है एंटायर डॉक्यूमेंट लाइफ, फ्रॉम इशुएंस टू आर्काइव। जब से इशू होते हैं तब से लेके जब तक ये स्टोर करे जाते हैं तब तक ये इशू भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ट्रांसमिट भी होते हैं, रिसीव भी होते हैं, प्रोसेस भी होते हैं, स्टोर भी कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। इसको बोलते हैं ई इनवॉइस। अब सर ई इनवॉइस कैसे जनरेट होता है? सर एक तो मैनुअली, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाओ, मैनुअली इंफॉर्मेशन डालो, जनरेट हो जाएगा। एक ऑफलाइन यूटिलिटी, सर हर बिल के लिए बार बार थोड़ी लॉगिन करेंगे, तो पूरे दिन भर के बिल बनाओ। इन्होंने ऑफलाइन यूटिलिटी दे दी, एक्सेल शीट आती है, उस एक्सेल शीट में कॉलम वाइज डिटेल्स फिल कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो और उसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड कर दो, सारे ई इनवॉइस एक साथ जनरेट हो जाएंगे। तो ये होते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी टूल, इसको बोलते हैं। सरकार एक फॉर्मेट टेम्पलेट दे देती है एक्सेल का, उसमें कॉलम्स बने हुए रहते हैं, उसमें सारे बिल्स की इंफॉर्मेशन एक साथ कॉपी पेस्ट कर दो आप अपने सिस्टम से निकाल के और एक साथ जनरेट हो जाएगी। देन आपका है यूजिंग एपीआईज। सर एपीआईज का मतलब क्या होता है बेटा? एपीआईज का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक सेकेंड होल्ड करना प्लीज। और ये एपीआईज क्या होते हैं बेटा? ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको ये ई इनवॉइस जनरेट करने में हेल्प करते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ ई खाता बुक, बिजबी, टैली, ये सब जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी आपको हेल्प करते हैं ई इनवॉइस जनरेट करने में। आप इनके सॉफ्टवेयर में बिल बना दो, ई इनवॉइस ये अपने आप बना देंगे। थ्रू जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, वो ई मित्र की तरह होते हैं, वहां पे भी जाके आप ई इनवॉइस बना सकते हो। थ्रू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वगैरह जो है उन्होंने भी ऑप्शन लिया है, ई इनवॉइस पे बटन पे क्लिक करो अपने आप ई इनवॉइस बना देंगे। थ्रू मोबाइल ऐप, आना बाकी है, अभी नहीं आए, मोबाइल के भी एप्स आ जाएंगे जिसमें आप ई इनवॉइस डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो, जो मैंने विजन बताया ऐसा होने लग जाएगा। ठीक है, इतने तरीके होते हैं ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। आपके सिलेबस में, बुक में सिर्फ ये 2 तरीके बता रखे हैं, बाकी सबसे मतलब नहीं है सरकार को, ये बाकी चीजों को सरकार बढ़ावा नहीं देती। क्या होगा सर अगर मैंने ई इनवॉइस नहीं बनाया तो भाई देखो कैसे सेक्शन शानदार लिख रखा है, एज पर रूल 48(5) ये कहता है कि 48(5) कहता है कि 48(4) में हमने बता दिया किस किस को ई इनवॉइस बनाना है, और जिस चीज को हमने कहा कि ऐसे ई इनवॉइस बनाना है तो उसके ऊपर बनाना कंपलसरी हो गया। अगर आपने नहीं बनाया तो इसका मतलब
आपने कोई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, बिना इनवॉइस के आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, आपके ऊपर सेक्शन 122 के अगेंस्ट में पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। सेक्शन 122 अपने सिलेबस में नहीं है, ये सेक्शन कहता है कि अगर बिना इनवॉइस के गुड्स ट्रांसफर हुआ तो पेनल्टी लगेगी। रूल 48.5 कहता है कि अगर ई इनवॉइस बनाना था, एज पर 48.4 ई इनवॉइस बनाना था और आपने नहीं बनाया तो ये माना जाएगा कि आपने कोई इनवॉइस नहीं बनाया। आपने अपना इनवॉइस बना के भेज दिया, ई इनवॉइस तो बनाया नहीं, तो भाई हमने तो कहा था ई इनवॉइस बनाना, क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया मतलब कोई इनवॉइस, कि आपने कोई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, पेनल्टी आ जाएगी आपकी। ठीक है, लास्ट टॉपिक, अदर पॉइंट्स, पेज नंबर 8.25। तो चलो भाई वापस से नोट्स पे चलो, यही एक पेज रह रहा था 8.25, वो भी आ गया। अदर पॉइंट्स में क्या क्या बोला इन्होंने, एक दो पॉइंट ही बोले। The e-invoicing system is also available for ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, इको वाले के लिए भी ई इनवॉइस अवेलेबल है, तो उनको भी अब अपने ट्रेडर्स के लिए ई इनवॉइस जनरेट करना है तो वो भी पोर्टल पे जाके अपने आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बल्क अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस टू IRP इज आल्सो पॉसिबल, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ऑफलाइन यूटिलिटी टूल उन्होंने बना रखी है, उसके थ्रू आप बल्क इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हो, एक साथ बहुत सारे इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, या बहुत सारे इनवॉइसेस के लिए एक IRP जनरेट कर सकते हो। ये हुआ इनका अदर पॉइंट। अब जो मेनली बहुत सारे लोग यूं पूछते हैं कि सर इतना अच्छा सिस्टम है, सब कुछ रियल टाइम होने लग जाएगा, तो ये एप्लीकेबल है सिर्फ 500 करोड़ वाले के ऊपर। तो जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के नीचे है, क्या वो भी ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं क्या? मतलब वॉलेंटरीली ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, इसके ऊपर ऑप्शन ही नहीं है, नहीं कर सकते आप। जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है उनको ही ई इनवॉइस जनरेट करना है, बाकी सबको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना, ज्यादा होशियारी मत मारना। आपको आ लिया, आपका नॉर्मल इनवॉइस ही है, बस सारी चीजें खत्म हुई। अच्छा, एक आपका रह गया कौन सा, वो HSN कोड वाला, तो वो भी बता देता हूँ। HSN कोड में भी उन्होंने फेजेस के हिसाब से, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, धीरे धीरे सबके ऊपर ये लोग क्या ले आएंगे, इनवॉइस ले आएंगे, वैसे HSN कोड के साथ भी वही कर रहे हैं कि धीरे धीरे सबके ऊपर HSN कोड क्या कर दिया इन्होंने, एप्लीकेबल कर दिया। पहले इन्होंने HSN कोड मना कर दिया था, फिर उन्होंने नोटिफिकेशन लाया कि इतने लोगों के लिए 4 नंबर, इतने लोगों के लिए 2 नंबर, इतने लोगों के लिए 1.5 करोड़ वालों तक के लिए कोई HSN कोड डालने की जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने नोटिफिकेशन लाके अब 1.5 करोड़ से कम वालों के ऊपर भी HSN कोड मैंडेटरी कर दिया है, वो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, एक सेकंड लगेगा। शांति के साथ बने रहें, शांति के साथ बने रहें मतलब शांति रखें और बने रहें। ये रहा भाई, पुराना रूल क्या था सर? पुराना रूल म्हणजे कब तक? 31 मार्च 2020 तक, पोजीशन इफेक्टिव टिल 31 मार्च 2021 तक के सर 1.5 करोड़ तक मिल, उसके बाद 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक वालों के 2 कोड डालने हैं, 8 डिजिट का कोड होता है, आपको 2 ही डालना है। 5 करोड़ से ऊपर वालों को 4 कोड डालने हैं। और फिर नया नोटिफिकेशन आया, कब से? हमारे साल में तो एप्लीकेबल भी नहीं है, कब से एप्लीकेबल है? नए साल से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 21 से, कि अब जिनका 5 करोड़ तक है, कोई 1.5 करोड़ के लिए माफ नहीं है, जिनका 5 करोड़ तक है सबको 4 डिजिट डालने हैं, और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 6 डिजिट डालने हैं। चलो ना सर नीचे तो चलो, पूरी तो दिखाओ टेबल, ये लो। जिनका टर्नओवर 0 से लेके 5 करोड़ तक है सबको 4 डिजिट डालने हैं, जिनका 5 करोड़ से ऊपर है उनको 6 डिजिट डालना है, B2B हो या B2C हो। यहाँ पे B2B के लिए 4 डालने ही डालने हैं, B2C में नहीं भी डालोगे तो चलेगा, B2C में चलेगा, B2B में तो डालना जरूरी है। ये खत्म हुआ आपका HSN कोड भी, और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है। 2 चैप्टर बचे हैं हमारे, प्लीज साथ साथ देखते रहना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा।